नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेटलैंड्स बायोम। क्योंकि जो हमारा जो बैक टॉपिक था एनवायरनमेंट में वो था हमारा जैसे ग्रासलैंड था, और उसके बाद में हमने जो पढ़ा था ओशियन बायोम्स पढ़ा था। ओशियन बायोम्स में मैंने सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था वो परवाल भित्ति बताई थी, कोरल रीफ बताई थी। आज हम काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वेटलैंड्स बायोम। इसके जो एनवायरनमेंट के टॉपिक है और जो वेटलैंड्स है, इस पर सरकार काफी फोकस करती है, चाहे वो इंटरनेशनल में कोई भी कंट्री हो या फिर इंडिया हो या इंडिया के स्टेट हो, क्योंकि ये सारे के सारे किससे संबंधित है, ये सारे एनवायरनमेंट से संबंधित है और एनवायरनमेंट में ही फोकस करिए। आपने देखा होगा जब से लॉकडाउन चला हुआ है, वायु की गुणवत्ता, एयर जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। नदियों का जल नीर हो गया है और प्रमुख झीलें भी नीर हो गई है। पशु पक्षी अच्छे से क्या कर रहे हैं, अपने वातानुकूलित रहन सहन कर रहे हैं। ये क्या है, क्योंकि मानव की जो गतिविधि थी वे काफ़ी हद तक रुक गई है, जिसके कारण प्रकृति ने अपने आप को डेवलप करना प्रारंभ कर दिया, जो कि विभिन्न इंटरनेशनल या फिर भारत की कंट्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर भी नहीं कर रही थी। तो आज हम वेटलैंड्स पढ़ेंगे, आर्द्र भूमि बायोम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, वेटलैंड्स बायोम। वेटलैंड्स बायोम, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वेटलैंड्स बायोम होता क्या है? वेटलैंड्स बायोम वे क्षेत्र होते हैं जहां पर नमी हो, जहां पर क्या हो, नमी हो, यानी आर्द्रता हो। आर्द्रता कहां पर मिलेगी? जैसे झील वाला क्षेत्र, जहां पर लेक हो, जो क्षेत्र है, एरिया है, यानी लेक एरिया होगा, पॉन्ड्स एरिया होगा, जो तालाब वगैरह क्षेत्र होगा, या तटीय सोर्स वाला भाग होगा, जो तटीय भाग होगा, या फिर आपका जो कच्छ वाला क्षेत्र होगा, जैसे भारत में कच्छ का रण है वो वाला क्षेत्र हो गया, लेगून वाला क्षेत्र होगा, जैसे आपकी चिल्का झील होगी, ये वाला क्षेत्र होगा। तो ये सारे क्षेत्र जहां पर भी आर्द्रता मिलती है वे सारे के सारी किस्में आ जाती है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि में आ जाती है, आर्द्र बायोम में पाई जाती है। इस क्षेत्र में सागर का वह क्षेत्र भी रखा गया है जहां पर जो ज्वार की स्थिति है वो 6 मीटर तक स्थित हो, यानी 6 मीटर का ज्वार आता हो। उस क्षेत्र को भी वेटलैंड्स बायोम में रखा गया है। इसके बाद में इसे 3 पार्टों में बांटा गया है, यानी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग कौन सा है? जैसे मेरीन वेटलैंड, मेरीन वेटलैंड या कोस्टल वेटलैंड। सेकंड, इनलैंड वेटलैंड। सेकंड क्या है? इनलैंड वेटलैंड। थर्ड क्या है? मैन मेड वेटलैंड। मैन मेड वेटलैंड यानी कि मेरीन वेटलैंड, यानी समुद्रीय बायोम या समुद्रीय वेटलैंड, यानी समुद्र की आर्द्र भूमियां, समुद्र की आर्द्र भूमियां प्रथम। सेकंड है इनलैंड वेटलैंड, यानी कि अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां। उसके बाद में मैन मेड वेटलैंड, यानी कि मानव निर्मित आर्द्र भूमियां। ये तीनों के तीनों पार्ट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अगर हम मेरीन वेटलैंड की बात करें या कोस्टल वेटलैंड की बात करें तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे आपकी झील यानी कि लेक, जैसे चिल्का झील है, किससे लगी हुई है? समुद्र से लगी हुई है, ठीक है, समुद्र के कारण उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में आपके पॉन्ड यानी कि तालाब, फिर आपके सेनल सोर्स, ठीक है, और उसके बाद में आपकी
जो समुद्र के अन्य तटीय भाग हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। सीधी सी अगर सिंपल परिभाषा में या इंट्रोडक्शन में इसका जिक्र करें तो सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि सागरीय भाग और सागर के तट से संबंधित या उससे लगते हुए भाग को इस वेटलैंड में, इस आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। किसमें? कोस्टल वेटलैंड में। उसके बाद में सेकंड आता है इनलैंड वेटलैंड। इनलैंड कौन सा होगा? जो अंतःस्थलीय होगा। शब्द से ही तात्पर्य किसका हो रहा है कि इनलैंड यानी महाद्वीपों के अंदर वाला भाग, यानी कि महाद्वीपों के अंदर वाला भाग। आपके गांव और शहरों में तालाब, आपके गांव और शहरों में क्या होता है? जैसे तालाब। और अन्य क्या चीज होती है? तालाब के अलग अंतःस्थलीय जो झील है उसको भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। या फिर आपके क्या हो सकते हैं? जैसे कच्छ की खाड़ी, जैसे किसके होते हैं? कच्छ की खाड़ी, उसको भी इसके अंतर्गत ही रखा गया है। इसमें इनलैंड वेटलैंड में सिर्फ वे आते हैं जो अंतःस्थलीय भाग होते हैं। मानव निर्मित यानी कि मैन मेड वेटलैंड, मानव निर्मित वेटलैंड में वे भाग आते हैं जिनकी उत्पत्ति मानव के द्वारा हुई हो। मानव किसका निर्माण कर सकता है? मानव तालाब का भी निर्माण कर सकता है, मानव एक्वाकल्चर का भी निर्माण कर सकता है, मानव फ्रेश वाटर का भी निर्माण कर सकता है, या वेस्ट वाटर। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? मैन मेड वेटलैंड के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र हो गए, इन्हें नोट कर लेना। यानी कि वेटलैंड्स के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, तीनों मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में इन वेटलैंड्सों को रखा किसमें गया है? यानी कि वेटलैंड तो मैंने बता दिए, लेकिन इन्हें रखा किसमें गया है वो देख लेते हैं। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या अब तक अन्य जिस भी विद्यालय से पढ़े होंगे, एक चीज जरूर पढ़ते आए होंगे, रामसर टेरिटरी। रामसर टेरिटरी यानी रामसर संधि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वेटलैंड से। रामसर टेरिटरी किससे संबंधित है? वेटलैंड से, यानी वेटलैंड बायोम से संबंधित है। रामसर संधि को एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था किसके द्वारा? विभिन्न कंट्रियों द्वारा। विभिन्न कंट्री लगभग अगर आज की बात करें तो लगभग 170 जो कंट्री है वो रामसर संधि के अंतर्गत आ गई है, यानी रामसर संधि पर हस्ताक्षर की है। रामसर संधि की जो लेकर आए थे राम संधि को और हस्ताक्षर किए गए थे इस पर, तो 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को राम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी सिग्नेचर किए गए थे। उसके उपरांत 21 दिसंबर 1975 को 21 दिसंबर 1975 को इस पे क्या किया गया था? इसे लागू किया गया था। यानी कि सिग्नेचर वाला कौन सा था? यहां पर सिग्नेचर किए गए थे, और लागू करने वाला कौन सा होगा? 21 दिसंबर 1975 को। किंतु जो वेटलैंड डे बनाया जाता है वो 2 फरवरी को बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, रामसर संधि पर कब सिग्नेचर किए गए थे? 2 फरवरी 1971 को किए गए थे। रामसर संधि कब लागू की गई थी? 21 दिसंबर 1975 को रामसर संधि लागू की गई थी। रामसर नामक जगह कहां पर स्थित है? रामसर नामक जगह यानी ये वाली जगह कहां पर स्थित है? ईरान में। कहां पर स्थित है? ईरान में। याद रखना है, ईरान में। और अगर ईरान की डायरेक्शन बताए तो कैस्पियन सागर का जो निचला भाग है, यानी साउथ वाला भाग है, वहां पर रामसर नामक स्थान पर इस संधि को क्या किया गया था? सिग्नेचर किया गया था। कैस्पियन सागर झील मैंने अभी बताया इनलैंड झील। ठीक है, कैस्पियन सागर वाली झील भी कैसी है? इनलैंड झील है, इनलैंड लेक है। तो ये क्या होगी? रामसर टेरिटरी कब की गई थी? 2 फरवरी 1971 और 21 दिसंबर
1975 को इस पर इसे लागू किया गया था। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि रामसर संधि के अंतर्गत वे सभी विश्व के क्षेत्र रखे जाएंगे जो आर्द्रभूमि और लेगून से संबंधित है और जो अभी संकटग्रस्त है। इसी कारण प्रत्येक 2 फरवरी को 1997 से 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाने की घोषणा की गई थी। 1997 से बराबर चलता आ रहा है। आज विश्व में लगभग 2354 ऐसे क्षेत्र हैं। 2018 के मैं बात कर रहा हूं, फिलहाल 2018 में जब कोप का सम्मेलन हुआ था तब की बात कर रहा हूं। 2354 क्षेत्र हैं जो हमारे किससे संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। ये सारे के सारे विश्व के क्षेत्र हैं। अगर स्थानों की बात की जाए, स्थानों के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा लगभग 170 क्षेत्र जो पड़ते हैं वो यूनाइटेड किंगडम के रामसर संधि या रामसर टेरिटरी के अनुसार पड़ते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा यानी कि आकृति में कैपिटल वाला क्षेत्र है वो बोलिविया कंट्री का पड़ता है, जो कि साउथर्न अमेरिका कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है। बोलिविया इनलैंड कंट्री है, यानी अंतःस्थलीय कंट्री है, जो कि उसके मध्य वाले भाग में पड़ते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थलीय देश है, किसका, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्रफल रामसर संधि के अनुसार किस देश का है, तो 2018 के अनुसार बोलिविया कंट्री का है। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा स्थल किसके सम्मिलित है रामसर संधि के अंतर्गत, तो यूनाइटेड किंगडम के लगभग 170 क्षेत्रफल इसमें 170 स्थान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद में प्रत्येक 3 वर्ष में कोप सम्मेलन किए जाते हैं, यानी कि कोप के संगठन किए जाते हैं, मीटिंग चलती है। तो उस मीटिंग के अंतर्गत अब की बार जो हुआ था यूएई में हुआ था 2018 में, जबकि आने वाला 2021 में कहां पर होगा, चीन में होगा 2021 में, यानी कि कोप 14, यानी कि कोप कौन सा है, जो कोप 14 है, कोप 14 कहां पे होगा, कोप 14 होगा चीन में होगा, और कोप 13 कहां पर होगा, यूएई में हुआ था। तो ये क्या था, अगर इसका जो थीम की बात करें, थीम क्या होगी इसकी, जो आपकी कोप 13 की थीम क्या होगी, कोप 13 की थीम लिख लेना आपकी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या थी थीम पूछ ली जाती है कि कोप 18 की थीम क्या थी, तो क्या थी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। जबकि कोप 20 की थीम क्या रहेगी, कोप 20 की रहेगी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। और 2021 की थीम रहेगी वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। ये क्या रहेगी, 2021 की थीम रहेगी। तीनों थीम याद रखनी है, आ जाता है कि 2021 की थीम क्या रहेगी कोप की, तो वेटलैंड एंड वाटर रहेगी। भारत में 2018 के अनुसार कुल वेटलैंड कितने हैं, लगभग 27 वेटलैंड, यानी कि कितने वेटलैंड को रखा गया था, 27 वेटलैंड को। भारत ने कब इस पर सिग्नेचर किए थे, भारत जो इसमें सम्मिलित हुआ था वो था 1982 को। अगर हम भारत की बात करें, भारत कब सम्मिलित हुआ था, 1982 को। इस संधि पर भारत ने सिग्नेचर किए थे। अगर भारत का क्वेश्चन है ना, भारत ने रामसर संधि पर कब सिग्नेचर किए थे, तो 1982 में सिग्नेचर किए थे। 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्र है, 27। प्रेजेंट में आपको देखना है कि प्रेजेंट में कितने क्षेत्र है अभी वेटलैंड्स में, ये आपको बताना है। उसके बाद में भारत के जो सबसे पहला क्षेत्र लिया गया था किसके अंतर्गत, रामसर संधि के अंतर्गत, वो था केवलादेव।
पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। जो केवलादेव है उसे सबसे पहले रखा गया था और इसी के साथ में चिल्का झील वगैरह भी इसके अंतर्गत रखी गई थी। भारत में जम्मू कश्मीर के फिलहाल सबसे ज्यादा क्या है, जो स्थल है जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा इसके अंतर्गत रखे गए हैं। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का, जो वेटलैंड्स के अंतर्गत रखे गए हैं। यानी गुजरात का जो क्षेत्र है वो वेटलैंड्स के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि सबसे बड़ा एरिया है। जबकि सबसे जो स्थल है वो किसके? जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा स्थल इसमें रखे गए हैं। अब बात करते हैं एक और इसमें एक अन्य चीज को और जोड़ा गया था कोप में, वो था मॉन्ट्रेक्स। वो कौन सा जोड़ा गया था? मॉन्ट्रेक्स। मॉन्ट्रेक्स जो था आपका रिकॉर्ड था, यानी रिकॉर्डर था। इसके अंदर रिकॉर्ड के जो चीज थी यानी कि संरक्षण वगैरह वाले क्षेत्र थे वे इसके अंतर्गत रखे जाते थे। इसको कोप में जोड़ दिया गया था 1993 में, लगभग 1993 में इसे भी रामसर संधि के अंतर्गत कोप के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। अब जो ये मॉन्ट्रेक्स है, जो ये मॉन्ट्रेक्स है, इसमें सबसे पहले जो क्षेत्र जोड़ा गया था वो भी कौन सा था? राजस्थान का केवलादेव। राजस्थान का केवलादेव जोड़ा गया। उसके बाद में लोकटक झील, कहां पर है? मणिपुर में। उसके बाद में चिल्का झील, चिल्का झील को भी इसके अंतर्गत रखा गया था। ये कहां पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील को जब 1993 में इसमें जोड़ा गया था तो उसमें गार्द के कारण यानी अवसाद के कारण इसमें रखा गया था, क्योंकि उसकी चिल्का झील में अवसाद काफी बढ़ गई थी। फिर क्या किया गया कि चिल्का झील एक स्वच्छ झील के रूप में 2002 में उभर कर आई, यानी कि उसकी गार्द या अवसाद जो थी वो कम हो गई और कम होने की वजह से इसे रामसर संधि के द्वारा अवार्ड भी दिया गया था। अगर क्वेश्चन आता है चिल्का झील कब जो आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उससे कब बाहर निकल आई, तो 2002 में बाहर निकल कर आई। ठीक है, जबकि केवलादेव उसी के अंतर्गत है और लोकटक भी उसके अंतर्गत रखे गए हैं। यानी मॉन्ट्रेक्स के अंतर्गत कितने स्थल है? 3 स्थलों को रखा गया था, जबकि एक स्थल अब क्या हो गया 2002 से समाप्त हो गया है और 2 स्थल अभी उसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, लोकटक झील का वैसे भी क्वेश्चन आता रहता है कि लोकटक झील कहां पर स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, देख लेना इस पर छोटे छोटे आइसलैंड बने हुए, द्वीप बने हुए। ठीक है, चलते हुए द्वीप कहां पर आ जाते हैं? लोकटक झील में। देख लेने से अच्छे से अपनी जो बुक है केवलादेव कहां पर है, जो विदेशों से यानी कि आपके साइबेरियन जो पक्षी आते हैं वो केवलादेव में भी आते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको देखना है। उसके बाद में आपके वेटलैंड्स, ये वेटलैंड्स का जो मुख्यालय बनाया गया है वो बनाया गया आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स का आपका बनाया है नीदरलैंड में। कहां पर बनाया गया है? नीदरलैंड में। इस सभी सम्मिलित किया गया है। आज आपका वेटलैंड्स इतना ही है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैं आपका कच्छ या मैंग्रोव कराऊंगा। ठीक है, वो आपको देखना है और इसी के साथ में आपका क्या कराऊंगा? ज्वारदन मुख बायोम। ठीक है, ये आपको देखना है अपनी तरफ से, इसे मैं कल कराऊंगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सके उतना पढ़े घर पे, लेकिन निरंतर पढ़ते रहे। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर मन भी नहीं है तो 1 घंटा जरूर पढ़े, उससे आपकी निरंतरता बनी रहेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही है। कल अच्छे से पढ़ेंगे और आज भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।